चले बेटा आगे। कल लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये 2-3 पॉइंट छोटे छोटे और बचे हुए हैं, इनको आप देख लें जिससे ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो। लास्ट पॉइंट था नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। मैंने आपसे कहा था कि इसे नोडीय तल या अपन कोणीय नोड कहेंगे। इसका हिंदी में नाम है नोडीय तल या कोणीय नोड। तो देखिए, नोडीय तल का मतलब ही आपको पता चल रहा है। तल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। मतलब कक्षक के अंदर भी, कक्षक में ही, भाई कक्षक वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कक्षक में भी कोई जगह ऐसी होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नहीं होगी, वो जगह नोड कहलाएगी। अब नोडीय तल का मतलब भी क्या है कि कोई नहीं, हाथ नहीं चलेगी। नोडीय तल का मतलब भी यह है कि कोई ऐसा प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। उसी चीज़ को अपन नोडीय तल कहेंगे। जैसे कल मैंने आपसे कहा था 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। एक तल तो होता है एक्स वाई तल, दूसरा तल होता है वाई जेड तल, और तीसरा तल कौन सा है, एक्स जेड तल। तो इन तलों में से कोई ना कोई एक ऐसा तल होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, वही तल क्या कहलाएगा, नोडीय तल कहलाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें पी एक्स कक्षक की। मैं अब बात करूं पी एक्स कक्षक की। तो आप सबको पता होता है कि जो पी एक्स कक्षक है वो इस तरह से डंबलाकार होता है। आपको पता है 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जेड। और पी एक्स कक्षक में क्या करते हैं हम, जो डंबल होते हैं उनको एक्स एक्सेस पर बना देते हैं, एक्स एक्सेस पर बना देते हैं। यही तो करते हो आप भाई, यही तो पी एक्स कक्षक है। इसमें क्या करते हैं, डंबल को एक्स एक्सिस पर बना दिया जाता है। तो कोई ना कोई इसके अंदर ऐसा प्लेन होगा जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो तल है, ये वाला जो तल है, ये वाला जो प्लेन होगा, यहाँ से यूँ काटोगे, इस वाले तल पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन ये चीज़ हमें ऐसे समझ में नहीं आती। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमने लोब्स को कौन से एक्सिस पर बनाया है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ भी मैं यही करता हूँ कि मैंने लोब्स को एक्स एक्सिस पर बना लिया। आई बात समझ? इन लोब्स में ही, इन पॉलियों में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो एक्स वाई तल है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक्स जेड तल पर भी मिल रहे हैं। कौन से तल पर नहीं मिल रहे हैं, वाई जेड तल पर। तो पी एक्स कक्षक के लिए जो नोडीय तल होगा, पी एक्स कक्षक के लिए जो नोडीय तल होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा तल होगा, वाई जेड तल होगा। पी एक्स कक्षक के लिए 3 तल होते हैं, 3 तल होते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा तल है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे वो तल कौन सा होगा, वाई जेड होगा। जैसे सपोज करो मुझसे कहा जाए पी वाई कक्षक है, पी वाई कक्षक। तो आप सबको पता होता है जो पी कक्षक होता है वो डंबल शेप का होता है। तो मैं ऐसा करूँगा, 3 चीज़ें बना दूंगा, एक एक्स एक्सिस बना दूंगा, एक वाई एक्सिस बना दूंगा, एक जेड एक्सिस बना दूंगा। पी वाई कक्षक खुद ही कह रहा है कि जो लोब्स है उसको कौन से एक्सिस पर बनाना है, वाई एक्सिस पर। तो आप क्या करोगे, इसकी जो लोब्स है, जो पॉली है, उसको वाई एक्सिस पर बना दोगे। यूँ समझ में आ रहा होगा। ये जो एक्स वाई तल है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वाई जेड पर भी मिल रहे हैं। कौन से तल पर नहीं मिल रहे हैं, एक्स जेड। तो आप कहोगे पी वाई कक्षक के लिए जो नोडीय तल होगा वो आपका कौन सा होगा, एक्स जेड होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं पी जेड कक्षक की। तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, बताएं लोब्स को कहां बना दोगे, कौन से एक्सेस पर बनाओगे, एक्स पर, वाई पर या जेड पर, जेड पर। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वाई जेड तल में है, एक्स जेड तल में है। कौन से तल में नहीं है, एक्स वाई। यही इसके लिए क्या हो गया, नोडीय तल हो गया। मैंने एक तरीका और बताया था कैसे याद रखना है इनके नोडीय तल के, कैसे याद रखोगे। जैसे पी एक्स कक्षक है तो आपको पता है 3 तल होता है। एक तल तो होता है एक्स वाई, एक होता है एक्स जेड और एक क्या होता है, वाई जेड। तो पी एक्स जो कक्षक है ना उसमें वही नोडीय तल होगा जिसमें एक्स नहीं आएगा।
एक्स वाई, एक्स जेड में और वाई जेड में से कौन सा होगा, वाई जेड। जैसे पी वाई वाला है तो इसके अंदर वही आंसर होगा जिसके अंदर क्या नहीं आता, वाई नहीं आता, एक्स जेड। पी जेड के अंदर वही होगा जिसके अंदर क्या नहीं आता, जेड नहीं आता, तो कौन सा हो गया, एक्स वाई होगा। आया तक समझ में। दूसरी चीज कल ही मैंने आपसे कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि नोडीय तल कितने होंगे, किसी कक्षक में नोडीय तल कितने होंगे या कोणीय नोड कितने होंगे, तो आप कहोगे दिग्गंसी क्वांटम संख्या के बराबर। पी उपकोषों के लिए आप सबको पता है दिग्गंसी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, इसीलिए इन सबके अंदर जो नोडीय तल निकल रहे हैं वो भी कितने निकल रहे हैं, 1 1 1 निकल रहे हैं। मैडम आपने सुना होगा एक तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, एक दिग्गंसी क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और चक्रण क्वांटम संख्या होती है। एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है और पी उपकोष के लिए एल का मान 1 होता है। तो जनरली एनसीईआरटी कहती है कि जो जितना उनके लिए एल का मान होता है ना, उतनी ही उनमें नोडीय तल निकलते हैं। तो जो पी कक्षक है इनके लिए एल का मान 1 होता है पी उपकोषों के लिए, इसीलिए इन सबके अंदर नोडीय तल भी कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। एक बार यहाँ तक आप उतार लें, फिर हम आगे चलते हैं। नोडीय तल या कोणीय नोड बराबर है। आपको पता है एस कक्षक तो स्फेरिकल है, और जो स्फेरिकल चीज होती है वो अदिशात्मक मानी जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर वो एक्स वाई तल है, वाई जेड तल है, एक्स जेड तल है। इसीलिए एक्स कक्षक के लिए हमेशा नोडीय तल कितना निकलता है, 0 निकलता है। आई बात समझ। इसीलिए हम कह देते हैं कि एस कक्षक के लिए एल बराबर 0, तो नोडीय तल भी कितने निकलेंगे, 0। और पी कक्षकों के लिए जो नोडीय तल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 1 1 निकलेगा। यहाँ तक बता रहे, हर साल इस पर क्वेश्चन आ रहा है लगातार 2 फर्स्ट ग्रेड में। अभी बता रहा हूँ, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 होता है, एस उपकोष के लिए तो एल का मान 0, पी उपकोष के लिए एल का मान 1, डी उपकोष के लिए एल का मान 2, एफ उपकोष के लिए एल का मान 3, जी उपकोष के लिए एल का मान 4, एच उपकोष के लिए एल का मान 5। आई बात समझ। अभी हम कौन सा कक्षक पढ़ रहे हैं, पी कक्षक, और पी उपकोषों के लिए एल का मान 1 होता है, इसीलिए इन सबके अंदर नोडीय तल भी कितने निकल रहे हैं, 1 1 1 निकल रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे आगे डी उपकोष। तो डी उपकोष के लिए एल का मान कितना होगा, 2। तो डी उपकोष के अंदर जो 5 डी कक्षक होते हैं उन सबके अंदर नोडीय तल कितने मिलेंगे, 2 2 मिलेंगे। आधी बात समझ में। वो कैसे मिलेंगे देखो, पहले यहाँ तक उतारे आप। क्या हो गया, बोल। डी कक्षक में कब नहीं, पी कक्षक में। हाँ तो 1 ही तो मिल रहा है। कहाँ लिखा है, डी में कितने लिखा है होंगे, डी में 2, अभी वो लिखाई कहाँ। नोडीय बिंदु अलग चीज है, नोडीय बिंदु अलग है, वो तो पॉइंट है। ये पॉइंट जैसे ये पॉइंट है, नोडीय बिंदु है। बिंदु चीज अलग होती है। बिंदु तो एक पॉइंट होता है और तल ये होता है। जैसे इसमें एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल। नोडीय बिंदु चीज अलग है। नोडल पॉइंट तो एक पॉइंट होता है कि आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो हमने देखा था डी कक्षक में भी 1 निकला था, पी में भी 1 निकला था और एफ में भी 1 निकलता है। वो नोडीय बिंदु है, लेकिन एस कक्षक में नोडीय बिंदु कितना होता है, 0 होता है। आई बस। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं नोडीय तल की। चले बेटा आगे उतार लिया मैडम। नेक्स्ट देखें डी कक्षक। अब जो डी कक्षक होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। आप सबको पता है डी कक्षकों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को तो बोलते हैं T2Z और दूसरे जो कक्षक होते हैं उनको बोलते हैं EZ, जिनमें पॉलियां जो हमें अक्ष दे रहे हैं उन पर बनाई जाती है, यानी पॉलियां ऑन द एक्सिस बनाई जाती है, वो तो आते हैं EG में। और अगर हम जो लोब्स बनाएंगे, पॉलियां बनाएंगे, वो एक्सिस पर नहीं बनाकर एक्सिस के बीच में बनाएंगे, तो वो सबकी सब किसके अंदर आएंगे, T2G में। T2G में 3 कक्षक आएंगे, नाम भी सुना होगा DXY,
डी एक्स जेड और डी वाई जेड, और ईजी में दो आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन सा आता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो T2G वाले होते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, आप सबको पता है जो डी कक्षक होता है उसमें दो डंबल हमें बनाने, क्योंकि वो द्विडंबलाकार होता है, और पी कक्षक में एक ही डंबल बनता है इसीलिए वो डंबल शेप है, और डी कक्षक में अभी देखेंगे सब में दो दो डंबल बनेंगे इसीलिए वो डबल डंबल शेप है। ये जो T2G वाले होते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनमें क्या होता है जो हम डंबल्स बनाते हैं वो एक्सिस पर नहीं बनाते बल्कि एक्सिस के बीच में बनाते हैं। क्या मतलब है, जैसे आपको डी एक्स वाई बनाना है तो आपने क्या कर दिया, एक तो एक्स एक्सिस बना दिया और एक वाई एक्सिस बना दिया, ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया। डी एक्स वाई के अंदर जो लोब्स बनेगी वो ना तो एक्स एक्सिस पर बनेगी ना वाई एक्सिस पर बनेगी, बल्कि एक्स और वाई के कहाँ बनती है, बीच में बनती है इस तरह से। अब आप कोई सी भी लोब्स देख लीजिए वो एक्स वाई के बीच में मिलेगी। आया समझ में? अगर मान लीजिए वो मुझे डी एक्स जेड कहे तो भी अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये आपकी इच्छा होती है, कोई सी भी एक्सिस को आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको जेड मान लिया मैंने, तो मैंने क्या कर दिया, एक डंबल यहाँ बना दिया और दूसरा डंबल, ये एक्स डैश हो गया, ये जेड डैश हो गया। आया समझ? तीसरा मुझे डी वाई जेड बनाना है तो ऐसा कर लेते हैं, इसको वाई बना लेते हैं और इसको जेड बना लेते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये डी वाई जेड। आ रहा समझ में? अब आप सबको पता है जो डी उपकोष होते हैं उनके लिए एल का मान 2 होता है, उनके लिए दिग्गंसी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है, तो इसीलिए इन तीनों के अंदर जो नोडीय तल निकलेंगे वो भी 2-2 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखो, आप लोब्स कहाँ बना रहे हो, एक्स और वाई के बीच में ही तो बन रही है लोब्स। कहीं भी देख लो आप काट करके, ये भी एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई के बीच में, ये भी एक्स वाई, कोई सी भी देख लो, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए। हमें पता है एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। जो हमने लोब्स बनाई, जैसे इतना सा हिस्सा काट के देखता हूँ मैं, तो लोब्स एक्स और वाई के बीच में है या नहीं? और आपको पता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रॉपर्टी स्लोप्स में ही होती है, तो इसका मतलब एक्स वाई तल में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कौन से तल में नहीं मिलेगा, वाई जेड में, और कौन से तल में नहीं मिलेगा, एक्स जेड। तो इसके लिए नोडीय तल 2 हो गए नहीं हो गए? तो आप ये कह दोगे कि जो ये वाला है इसके लिए नोडीय तल, एक तो आप बता दोगे, एक तो नोडीय तल होगा वाई जेड और एक नोडीय तल कौन सा होगा, एक्स जेड। आया समझ में? हम ऐसे इसको कर लेते हैं, इसको एक्स बना लेते हैं, इसको जेड बना लेते हैं और इसको वाई बना लेते हैं। इतना सा हिस्सा हमने डाल दिया यूँ एक्स और जेड के बीच में। आया समझ में? 2 नोडीय तल आपको समझ में आ गए होंगे। बोलो कौन कौन से नोडीय तल बन जाएंगे, वाई जेड, और एक नोडीय तल कौन सा बन जाएगा, एक्स वाई। कृष्णा मैडम समझ में आया? तीसरा बना लेते हैं, इसको y बना लेते हैं, इसको z बना लेते हैं। x सही, बोलो कौन कौन से नोडीय तल हो जाएंगे, एक्स जेड और कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई। तो सब में 2-2 नोडीय तल निकल गए, और l का मान भी कितना होता है, 2। इसीलिए हम कहते हैं जो डी कक्षक होते हैं उनमें 2 नोडीय तल निकलते हैं, डी एक्स वाई में, डी एक्स जेड में और डी वाई जेड में। मैडम समझ में आया? उतारे। अब अपन 2 की बात करेंगे, किस किस की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें कैसे 2 नोडीय तल मिलता है, इसको भी देख लो। ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, इसमें तो जो लोब्स बनाते हैं ऑन द एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स, ये सॉरी इसको वाई और इसको मान लिया एक्स, तो लोब्स इस तरह से बनेंगे ऑन द एक्सिस। समझ लें, ऑन द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने कहा ना ईजी वाले जो होते हैं ना, जो भी एक्सिस दे रखा होता है उन्हीं पर लोब्स बन जाती है। एक तो एक्स पर बन गई और दूसरी किस पर बन गई, वाई पर बन गई। आई बात समझ?
तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो मिलते हैं नोडीय तल जो मिलते हैं वो एक्चुअल में यहाँ मिलते हैं 45 डिग्री पर, इस तरह से, यानी एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, यानी इसमें दो नोडीय तल मिलते हैं, एक तो ये नोडीय तल है और एक ये नोडीय तल है। समझ में आई बात? इसमें जैसे इनमें तो क्या हुआ था पर्टिकुलर प्लेन पर मिल रहे थे, इसमें प्लेन पर नहीं मिल रहे, बल्कि एक्स और वाई के जो 45 एक्स और वाई एक्स के रेस्पेक्ट में देखो, एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स से 45 डिग्री के एंगल पर। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये होता है इसमें जो दो नोडीय तल मिलते हैं इनमें तो हमने देखा प्लेन पर ही मिल रहे हैं, लेकिन इन फिक्स प्लेन पर, लेकिन इसमें क्या होता है कि एंगल पर मिलते हैं 45 डिग्री के कोण पर, और इसमें भी कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। समझ में आ रही बात? जो डी जेड स्क्वायर है, जो डी जेड स्क्वायर कक्षक होता है वो किस तरह का होता है? इस तरह से। उसमें एक लोब्स को तो आप जेड एक्सिस पर बना देते हैं, ये बड़ी लोब्स होती है थोड़ी, और इस तरीके से एक इसमें इस तरीके से और होता है, यानी कि डी जेड स्क्वायर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जैसे पेन है, ये तो जेड एक्सिस पर है लोब्स, और एक इस तरह से और एक एक्स वाई प्लेन में और ये वाली जगह होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मिलता है। समझ में आ गई बात? यानी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एक्स वाई तल में भी मिल रही है और कौन से तल में मिल रही है? जेड तल में भी मिल रही है। समझना, ये इस तरह से होता है, ये तो जेड एक्सिस है, मतलब इस तरह से है जैसे ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ लोब्स मिली और साथ में यहाँ भी लोब्स मिलती है, एक लोब्स यूँ भी मिलती है। तो इसमें ये वाली जो लोब्स है ये तो एक्स वाई तल में है, और ये इसके लंबत है, ये कौन सा तल हो गया? जेड। यानी ये जो लोब्स, ये वाली जो लोब्स होती है तो एक्स वाई तल में है और ये जेड में है। जेड तो एक्चुअल में क्या होता है? बड़ा होता है, और एक्स वाई कैसा होता है? छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल में नोडल प्लेन नहीं मिलते, इनमें एंगुलर नोड मिलते हैं। जैसे इसमें एंगुलर नोड मिला क्योंकि एक एंगल पर मिल रहा, इसी तरीके से इसमें जो एंगुलर नोड मिलते हैं ना वो इस तरह से मिलते हैं, कॉन शेप, इस तरह से, इनमें इस तरह से मिलते हैं, कॉन शेप मिलता है। आइसक्रीम का कौन होता है ऐसा, इसमें एक तो इधर मिलता है और एक इधर मिलता है। तो इसके अंदर भी जो नोडल प्लेन मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? दो मिलते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं डी कक्षकों के अंदर जो नोडल प्लेन होते हैं वो कितने मिलते हैं? दो। इनको एंगुलर क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक एंगल पर मिल रहा है, इसीलिए हमने कहा नोडल प्लेन का ही कई बार दूसरा नाम एंगुलर नोड है। इन सबके लिए तो नोडल प्लेन कहना ठीक है, क्योंकि एक प्लेन मिल गया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते ना वो एक एंगल पर नहीं मिलते, इसीलिए इनको एंगुलर नोड कहने लग जाते हैं। आई बात समझ? इसमें कॉनिकल नोड मिलता है, कॉनिकल नोड। कॉनिकल नोड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एंगुलर नोड है, एंगल पर एक कुछ नोड होते हैं, एंगल पर एक नोड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एंगुलर नोड। और इसमें दो कॉनिकल होते हैं, कौन शेप होती है? कॉनिकल नोड। चले आगे। समझ में आ गया होगा नोडीय तल या कोणीय नोड।
जो L का मान होता है उतने ही नोडीय तल निकलते हैं। D कक्षकों में नोडीय तल 2 मिलते हैं और P कक्षक में नोडीय तल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। नेक्स्ट लिखे अगला जो नोड है संडे को पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा जहां तक पढ़ा है, ठीक है। अगला लिखे त्रिज्यी नोड या अर्य नोड। उतारा नहीं क्या बेटा? अभी उतार लो। त्रिज्यी नोड या अर्य नोड, रेडियल नोड बोलते हैं। देखें, मैंने आपको 2 तरह के अभी तक नोड बता दिए। एक नोड को तो मैंने कहा था नोडीय बिंदु और दूसरे नोड को मैंने कहा था नोडीय तल, ठीक है। अब तीसरे टाइप के जो नोड हम पढ़ रहे हैं वो है त्रिज्यी नोड। तीसरे टाइप का जो नोड हम पढ़ेंगे वो है त्रिज्यी नोड। त्रिज्यी नोड या आप इसको बोलोगे अर्य नोड। त्रिज्यी नोड या मैं इसको क्या कहूंगा? अर्य नोड। त्रिज्यी नोड या क्या कहूंगा? अर्य नोड। ठीक है। त्रिज्यी नोड या अर्य नोड इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल नोड। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है जैसे ये नाभिक है, इससे एक रेडियस पर एक ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वही त्रिज्यी नोड है। मैडम आज रिकॉर्डिंग करके क्लास दूंगा, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है क्लास में, है ना? मिल जाएगी आपके पास, क्लास आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी क्लास, है ना? ठीक, समझ में आया? त्रिज्यी नोड या अर्य नोड, नाम से पता चल रहा है नाभिक से एक रेडियस होगी, नाभिक से एक दूरी होगी जो रेडियस फॉर्म में होगी इस तरह से, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। उसे ही हम क्या कहेंगे? त्रिज्यी नोड कहेंगे। पहली परिभाषा। दूसरी किताबों में कई जगह ये परिभाषा भी लिखी हुई है कि जो ये समान परमाणविक कक्षक होते हैं, समान परमाणविक कक्षक इस तरह से, जैसे ये तो है 1s और ये है 2s। तो एक परिभाषा ये और है कि जो समान परमाणविक कक्षक हैं इनके बीच में वो स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है उसे भी त्रिज्यी नोड कहते हैं। जैसे 1s है और 2s है, तो 1s और 2s के बीच में आपको ये वाली जगह दिख रही है, यही क्या कहलाएगा? त्रिज्यी नोड कहलाएगा। यानी समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वो स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, वही चीज़ क्या कहलाता है? त्रिज्यी नोड कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे मान के चलो ये 2p है, ये 3p है, तो ये 2p और 3p दोनों परमाणविक कक्षक एक जैसे, तो समान परमाणविक कक्षकों के बीच में वो स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्यी नोड कहते हैं। आई बात समझ? त्रिज्यी नोड का आपको सीधा सा फॉर्मूला याद करना होता है। त्रिज्यी नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। क्या फॉर्मूला होता है? n-l-1। त्रिज्यी नोड निकालने हो, जैसे s कक्षक है, s कक्षक है, तो s कक्षक के लिए आप सबको पता है s उपकोष के लिए l का मान कितना होगा? 0। तो यहाँ 0 लगाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा n-1। अगर s कक्षक के लिए मुझे त्रिज्यी नोड निकालने हो तो फॉर्मूला क्या है? n-1। जैसे वो कहता है 2s कक्षक है, बताओ उसमें त्रिज्यी नोड कितने होंगे? 2s में तो n का मान कितना है? 2, तो 2 में से 1 गया तो 1। अब देख लो ये नाभिक, ये 1s और ये 2s, तो नाभिक और 2s के बीच में ये वाली जगह है ना एक, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है आपको? 0। यही चीज़ क्या कहलाएगी? त्रिज्यी नोड कहलाएगा। s कक्षक के लिए त्रिज्यी नोड या अर्य नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। जैसे मान लो 1s कक्षक होता तो n की वैल्यू 1 लगाते, 1 और 1 0,
आपको पता है 1s से पहले तो कुछ होता ही नहीं, तो 1s तो बिल्कुल नाभिक से क्या माना जाता है, जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी 1s से पहले तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हम ये कहेंगे भाई डेफिनेशन क्या कह रही है कि समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वो स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0। तो 1s से पहले तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन 2s और 1s के बीच में ये वाली जो जगह है, यही जगह क्या कहलाएगी, त्रिज्यीय नोड कहलाएगा। तो s कक्षक के लिए जब भी त्रिज्यीय नोड निकालने हो, फॉर्मूला है n-1। p कक्षक के लिए त्रिज्यीय नोड निकालने हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n-2। d कक्षक के लिए त्रिज्यीय नोड निकालने हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-3। और f कक्षक के लिए त्रिज्यीय नोड निकालने हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-4। आया समझ में? जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के रूप में 3s कक्षक, बताएं इसमें कितने रेडियल नोड है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ n का मान बोलो कितना है, अरे n का मान कितना है, 3। और फॉर्मूला क्या लगेगा s कक्षक के लिए, n-1। तो 3 में से 1 चला गया तो क्या रहे, 2। इसका मतलब इसमें 2 रेडियल नोड पाए जाएंगे। एक रेडियल नोड तो 1s और 2s के बीच में होगा, और दूसरा रेडियल नोड 2s और 3s के बीच में होगा। आया समझ में? जैसे मान के चलो 4f कक्षक है, बताओ n का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 में से 4 गया तो 0। तो इसका मतलब कोई रेडियल नोड नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका f ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, 4f और 5f। तो 4f और 5f, तो 4f से पहले तो कोई f है ही नहीं, लेकिन 5f क्या था, तो 5f और 4f के बीच में तो एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। समझ में आई बात? जैसे सपोज करो वो मुझसे कहता 3D के लिए रेडियल नोड निकालो, तो बताओ फॉर्मूला n-1 लगाओगे, n-2 लगाओगे या n-3 लगाएंगे, n-3। n की वैल्यू कितनी है, 3 में से 3 गया तो 0, इसके लिए रेडियल नोड 0 होगा। आगे समझ में? तो डेफिनेशन लिखे रेडियल नोड की, लिखे समान परमाणविक कक्षकों के मध्य, समान परमाणविक कक्षकों के मध्य, समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वह स्थान, समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। समान परमाणविक कक्षकों के मध्य वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, त्रिज्यीय नोड कहलाते हैं। आई बात समझ में? लिख लें त्रिज्यीय नोड या रियल नोड निकालने का फॉर्मूला लिख लें n-l-1। ये एग्जाम्पल है और इनके रेडियल नोड है। चला आगे? अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज। अगर मुझसे कहा जाए टोटल नोड निकालो, टोटल नोड, वो कहे कि साहब कुल नोड बताओ, तो जब टोटल नोड निकालने होते हैं ना, कुल नोड निकालने होते हैं, तो नोडल प्लेन प्लस रेडियल नोड इन दोनों को जोड़ा जाता है। अगर वो मुझसे कहे कि साहब बताओ इस कक्षक में टोटल नोड कितने हैं, तो आप क्या करोगे, जो नोडल प्लेन है, कहने का मतलब जो हमारा नोडल प्लेन या मैंने जिसको एंगुलर नोड कहा था, आप कोणीय नोड प्लस त्रिज्यीय नोड कर दोगे।
आई बस में आ रहा समझ। कोणीय नोड निकालने का फॉर्मूला अभी भी आपने कहा था ये तो एल के बराबर होता है, और त्रिज्यीय नोड निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था एन माइनस एल, क्या बताया था, एन माइनस एल माइनस वन। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अगर कुल नोड निकालने होंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। समझ में आ गई बात। टोटल नोड जब निकालने होंगे तो कोणीय नोड और अरीय नोड दोनों को जोड़ा जाएगा। कोणीय नोड एल के बराबर होता है और अरीय नोड एन माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। एल से एल कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एन माइनस वन। समझ में आया बेटा आपको, हेमा मैडम आपको आया? बेटा आपका नाम क्या है? कविता बेटा आपको आया थोड़ा बहुत समझ में? चले आगे, एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें। जैसे ये क्वेश्चन, एक कक्षक है जिसमें 3 कोणीय नोड है और कुल नोडों की संख्या 3। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कोणीय नोड 3 किस में हो सकते हैं। तो हमें पता है एस कक्षक में तो L बराबर 0, एस कक्षक में तो कोणीय नोड कितना होता है, 0। P कक्षक में कितना होता है, 1। D कक्षक में कौन सा होता है, 2। और F कक्षक में कोणीय नोड कितने होते हैं, 3। तो इसका मतलब F कक्षक आना है, यानी ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये आएगा। वापस समझे, मुझे पता है कि कोणीय नोड खुद ही सोचो कि जितना L का मान होता है उतने कोणीय नोड होते हैं। S कक्षक के लिए तो L 0 है, S कक्षक में तो कोणीय नोड 0 होता है। P कक्षक में मैंने 1 बता दिए, D कक्षक में 2 बता दिए, और F कक्षक में कितने हो गए, 3। तो ये तो समझ में आ गया कोणीय नोड 3 है। अब ये कहता है कि इसमें कुल नोडों की संख्या 4 है, 3 है। अब ये भी कहा था मैंने, अगर टोटल नोड निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला बोलो क्या निकल के आया था, n माइनस 1। 4f है, n का मान यहाँ पर कितना है, 4। 4 में से 1 गया तो 3, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही। अरे नहीं आया क्या समझ में? वैसे भी आपको अभी भी मैंने कहा था जो ये 4f कक्षक है इसके अंदर कोणीय नोड तो 3 हो गए, और अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो त्रिज्यीय नोड n-4 लगेगा। अरे एस कक्षक के लिए तो त्रिज्यीय नोड n-1, पी कक्षक के लिए n-2, डी कक्षक के लिए n-3 और एफ कक्षक के लिए n-4। तो 4 में से 4 चला गया तो 0। इसका मतलब इसमें त्रिज्यीय नोड तो है ही नहीं, केवल और केवल कौन से नोड है इसमें, कोणीय नोड है, इसलिए आंसर क्या आया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था। इनमें से वो कौन सा कक्षक है जिसमें कोणीय नोड होता ही नहीं है, मतलब कोणीय नोड 0 होता है। अभी अभी आपको पता है पी कक्षक में कोणीय नोड 1, डी कक्षक में कोणीय नोड 2, कॉनिकल शेप। पी वाई कक्षक में भी कोणीय नोड 1, आंसर क्या चला गया, 1s कक्षक। आ गया होगा समझ में। तो ये वाले क्वेश्चन इसके ऊपर रिलेटेड है। अब देखें नेक्स्ट कॉपी में हेडिंग डालें, एक चीज पूछी जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म। अब आप सबको पता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल आप सबको पता है घूमेगा। फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है ना, चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, कोई आवेश, 2 तरह के आवेश है, एक तो स्थिर आवेश है, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पड़ा हुआ है तब तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन अगर आवेश गति कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होता है, साथ में कौन सा उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। अब मान लो किसी परमाणु के अंदर खूब सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। हर के कारण क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड।
तो किस में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, किस में कम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको किसी ना किसी से रिप्रेजेंट तो करेंगे। तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उनको आप सबने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय आघूर्ण से, म्यू एस, चुंबकीय आघूर्ण, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है चुंबकीय आघूर्ण से, चुंबकीय आघूर्ण से, म्यू से। अब ये जो म्यू होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण जब हम निकालेंगे तो इसमें दो फैक्टर्स का रोल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करता है, उसे तो बोलते हैं कक्षीय गति। कौन सी गति बोलते हैं? कक्षीय गति। तो कक्षा में घूमेगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अपनी अक्ष पर घूमेगा तो भी क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय आघूर्णों में दो चीज़ों का रोल होता है, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अभी हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्या होता है, ज़्यादा जो प्रभावी होता है वो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है जो अपनी अक्ष पर घूमता है। इसीलिए किताबों में क्या लिखा रहता है? म्यू स्पिन। म्यू स्पिन का मतलब क्या है? अब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूम रहा है, उसके कारण हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है, या उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बुकों में फॉर्मूला सबने देखा होगा, म्यू एस बराबर होता है जी अंडर एस एस प्लस 1। ये एक जनरल फॉर्मूला है। जब भी हमें कहा जाए म्यू एस निकालो, म्यू एस, म्यू का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, और एस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूम रहा है, उसके कारण आपको क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण। तो फॉर्मूला होता है जी अंडर एस एस प्लस 1। फॉर्मूला दूसरा आएगा, वैसे अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, म्यू बराबर जी अंडर जे जे प्लस 1। जे बराबर एल माइनस एस होता है, वो बात की बात है, वो एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। अब क्या है, म्यू एस निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है जी अंडर एस एस प्लस 1। यहाँ जी को बोला जाता है लिंडे विपाटन गुणांक। लिंडे विपाटन गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं लिंडे स्प्लिटिंग कांस्टेंट। जी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 होती है। कितनी वैल्यू होती है? 2। डी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, इनके लिए जो लिंडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको क्या लगानी है? 2। एस क्या है? एस है टोटल स्पिन। एस यहां पर क्या है? टोटल स्पिन। याद करें, कुल चक्रण। अरे याद आ रहा है? कुल चक्रण। और कल ही मैंने बताया था कुल चक्रण निकालने का फॉर्मूला होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितने का भाग लगा दो? 2 का। कल बताया था ना कुल स्पिन, कुल चक्रण निकालने का तरीका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितने का भाग लगा दो? 2 का। अब मैं इसी वैल्यू को रख रहा हूं, मुझे पता है ये तो 2 है ही। जी लिंडे विपाटन गुणांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। एस की जगह लिख दूं n/2, और अंदर क्या आ जाएगा? n/2 प्लस। आ रहा समझ में? और क्या कर सकते हैं? 2। ये कितना हो जाएगा? n/2, और ये कितना हो जाएगा बोलो? 3n/2। अरे 3n/2 ही तो होगा। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बताओ? एक मिनट, इसको सॉल्व पूरा ही कर लेते ना। यहां तक तो समझ में आ गया ना? 2 अंडर n/2 अंदर चला जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2। अरे हाँ या ना? तो ये कितना बच जाएगा? n, और ये कितना हो जाएगा? 2। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? कोई दिक्कत? अब मैं ऐसा करता हूं, इस 2 को अंदर ले जाता हूं। 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 ही रहेगा या 4 हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 का अंडर होता है 2, तो मैं 4 को अंदर ले गया। 4 इंटू n/2 इंटू n+2/2। अरे आ रहा है समझ में? यही तो पढ़ता है। नहीं आया समझ में? वापस समझ लो। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का किताबों में ये फॉर्मूला लिखा रहता है, अंडर n+2 इकाई लिखी होती है बोर मैग्नेट्रॉन, और n होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ रहा है समझ में? वापस मैं अब समझाता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
न्यूमेरिकल आपको इसी से करने होते हैं, इसी से करने होते हैं न्यूमेरिकल, समझना। मैंने अभी भी कहा इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमता है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन जब अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता है ना, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो बहुत डोमिनेंट होता है। इसीलिए हम चुंबकीय आघूर्ण में ये मानते हैं कि कक्षीय गति का रोल नहीं है ज़्यादा रोल किसका है, अपने अक्ष पर घूमने के कारण। तो जो म्यू स्पिन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G√S(S+1). यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन। जी को आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, इसे लिंडे कांस्टेंट कहते हैं, लिंडे स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहते हैं, लिंडे विपाटन कांस्टेंट कहते हैं। और न्यूमेरिकल करते समय इसकी वैल्यू क्या लगानी होती है, 2 लगानी होती है। √S(S+1) पहले ही मैं आपको बता चुका, ये जो S है ये यहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चक्रण क्वांटम संख्या नहीं है, बल्कि S क्या है, टोटल स्पिन है। आपको बता चुका टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितने का भाग लगा दो, 2 का। तो वो कि वही मैंने काम किया, G की वैल्यू 2 रखी, √N/2 N/2 + 1 कर दिया, आ रहा समझ में। फिर मैंने क्या किया, 2 √N/2 एलसीएम ले लिया 2, फिर यहाँ गया N+2 आ गया, 4 2 को अंदर ले गया तो ये 4 हुआ, 4 के कारण ये 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो गए, क्या रह गया, N और N+2 रह गया। इसीलिए किताबों में फॉर्मूला में लिखा होता है म्यू स्पिन बराबर √N N+2। यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन, और यहाँ N किसकी संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे नहीं आएगा समझ में। इस तरीके से डेरिवेशन आता है, हमें इस फॉर्मूले को याद करना है। कहीं कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा बेटा, अरे पढ़ा ही नहीं पढ़ा ये, और 100% इस पर क्वेश्चन आना है, तय है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आया, पिछली साल भी आया। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालो। जी जो है इसे बोला जाता है लिंडे विपाटन गुणांक। आगे बेटा आप लोगों के समझ में यहाँ तक? अब देखिए आगे, इस पर हाल में ही पिछली फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, जो Mn+2 है, मैंगनीज+2, आप सबको पता है इसके लिए Z बराबर 25 दिया हुआ होता है। क्वेश्चन तो ऐसे आया था कि परमाणु क्रमांक 25 वाला जो तत्व है उसका द्विसंयोजी आयन है, और चक्रण गति के कारण आपको क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व का द्विसंयोजी जो आयन है उसकी चक्रण गति के कारण स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, निकालना था। अब आप सबको पता है मैंगनीज का परमाणु क्रमांक बोलो कितना है, 25। जब भी आयन बनाते हैं तो आयन बाद में बनाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका 25 है, और 25 से पहले आप सबको पता है अक्रिय गैस कौन सी होती है, आर्गन। अरे हाँ या ना? और आर्गन के बाद मैं आपको बता चुका 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, और 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d में। 18
2 20 और 5 25, ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4s से, क्योंकि ये जो भारी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर। अब आपको पता है ये डी उपकोष 5 डी कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। हुंड के नियम से अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना हुआ है तो पहले तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। आगे समझ में? तो समझ में आ गया होगा Mn+2 में आपको कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 5। फॉर्मूला लगाओगे μs बराबर √n+2, और जो यूनिट होती है वो आप सबको पता है कौन सी होती है? बोर मैग्नेट। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, 5+2 √35, 6 से कुछ मान कम आएगा क्योंकि 6 × 36, तो 6 से कम आएगा, और इसका आंसर आता है 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन खुद ही निकालें। कॉपर +2, परमाणु क्रमांक 29 है, और आपको म्यू स्पिन निकालना है। उतार लिया होगा। कितना निकला बेटा? 1.73, या कितने आए थे कॉपर +2 में? कर लिया बेटा तक? अब आप सबको पता है, सबसे पहले हम कॉपर लिख लेंगे 29। अब तो रट जाना चाहिए कि कॉपर के अंदर D9 का 3D10 हो जाता है, 3D10 और 4s1। अरे यही तो होता है कॉपर, अरे हाँ या ना? 3D10 4s1। याद करो, कॉपर में D9 का D10 हो जाता है और S2 का S1 हो जाता है। चले आगे। कॉपर +2 है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक D9 से, D10 से जाएगा, D9 रह जाएगा। 3D उपकोष कैसे भरोगे? आपको पता है D उपकोष 5 D कक्षकों से मिलकर बना है। हुंड के नियम से पहले तो सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या चालू करेंगे? युग्मन चालू करेंगे। कविता मैडम, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए? बोर्ड पे देख के बताओ। अयुग्मित कितने रह गए? 1। घबरा क्यों रहे हो? 1 ही है। फॉर्मूले में लगा देंगे, √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। कितना आएगा? √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। यानी जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73 निकल के आता है। समझ में आ गया होगा? अभी हाल में ही एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में लास्ट ईयर। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको दे दिया था और आपसे पूछा था कि इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। जैसे हम आफबाउ का नियम लगाते हैं ना, जो पहले एनर्जी लेवल 1s का कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 2s का है, उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 2p का है। तो वो कॉन्सेप्ट तब लगता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है।
वो कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब परमाणु के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उस समय वो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। आ रही बात समझ में? अगला टॉपिक लिखें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ तक ही लेंगे आज, क्योंकि आज इसको सही करवाएंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या मतलब है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, जो ये नाभिक है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ नाभिक लगाता है, किसी भी तरीका का कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लगता। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो आप सबको पता है उस समय अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या लगने लग जाता है, रिपल्सन भी लगने लग जाता है। तो जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है ना, तो जो एनर्जी ऑर्डर है वो चेंज होने लग जाता है। क्यों चेंज होने लग जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, रिपल्सन। जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोई रिपल्सन करने वाला है ही नहीं। तो उस समय एनर्जी लेवल क्या रहता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी लेवल क्या हो जाता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में मिलेगा? जैसे आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आप सबको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे मिलेगा हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, He+ आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, Li+2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सन है नहीं, तो एनर्जी ऑर्डर सही बना रहता है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपको पता है पहली कक्षा है, उसमें तो एक ही उपकोष होता है, कौन सा, S उपकोष, तो 1s उपकोष। दूसरी कक्षा में S और कौन सा होता है, P। वहां तो हम कहते हैं 2s से ज़्यादा ऊर्जा 2p की है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगने लग जाता है, रिपल्सन। किसी के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, किसी के ऊपर अट्रैक्शन कम लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, उसके कारण उनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, और 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है। समझ में आई बात? जो तीसरी कक्षा है, आपको पता है तीसरी कक्षा में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, 2s और 2p की एनर्जी कैसी है, बराबर। इस दूसरी कक्षा से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3s की। लेकिन 3s, 3p और 3d, इन तीनों की एनर्जी बोलो कैसी है, बराबर। इनसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सी होगी, चौथी कक्षा वालों की। और चौथी कक्षा के अंदर 4s, 4p, 4d और 4f, बोलो इन सब की एनर्जी बोलो कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। वापस समझो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पर कोई रिपल्सन नहीं लगता, केवल अट्रैक्शन फोर्स है। एक ही न्यूक्लियस खींच रहा है, एक ही अकेला राजा है, कोई है ही नहीं। तो उस समय वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी रह सकता है। तो हम ये कहेंगे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो उस समय सबसे कम एनर्जी 1s की। 1s से ज़्यादा एनर्जी बोलो कौन सी लेवल की, दूसरे लेवल की। और दूसरे लेवल में भी 2s की जो एनर्जी है वही 2p की है। उससे ज़्यादा एनर्जी तीसरी लेवल की, जो 3s की है वही 3p की और वही 3d की है। उससे ज़्यादा एनर्जी चौथी कक्षा की, जो 4s की है वही 4p की और वही 4d की और वही 4f की। अरे समझ में आया मैडम? और यही क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में आया था, कुछ भी नहीं था, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता हूँ, एनसीईआरटी में अलग से बता रखा है थोड़ा सा पॉइंट। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो आप अफवाऊ का नियम लगाते हो ना, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं लगता, वो किसके लिए लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम है, नियॉन है, कोई जो आपका मन हो, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वहाँ ये फॉर्मूला लगता है, सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की, 1s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, 2s की, 2s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, 2p की,
2p से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है 3s की, 3s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है 3p की, 3p से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है 4s की, 4s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है 3d की। इस तरह से चलता रहता। समझ में आ गया अंतर? फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन आया था इस साल। देखना पेपर को, Li+2 का एनर्जी लेवल क्या होगा। तो Li+2 का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये आंसर होना था। समझ में आई बात? कहने का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी रह सकता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी रह सकता है। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में है, कोई जरूरी थोड़ी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहे, सिंगल है अकेला है, कोई जरूरी थोड़ी वो पहली कक्षा में रहे। पहली कक्षा में रहेगा तो एस में रहना मजबूरी है। अब दूसरी कक्षा में रहेगा तो जरूरी नहीं वो एस में घुसे, वो पी में भी रह सकता है, क्योंकि 2s और 2p दोनों का एनर्जी लेवल कैसा है बराबर है। अब तीसरी कक्षा में तुम्हें पता है 3 उपकोष है, एस भी है, पी भी और कौन सा है डी भी है। अब उस इलेक्ट्रॉन को रहना है वो कहीं भी रह सकता है, 3s में भी, 3p में भी, 3d में भी, क्योंकि तीनों की एनर्जी कैसी है बराबर है। जो हम ये बात करते हैं ना कि नहीं साहब पहले हम 3s में भरेंगे फिर 3p में भरेंगे फिर 3d में भरेंगे, वो तब बात करते हैं जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगने लग जाता है, उससे एनर्जी लेवल बिगड़ जाता है उनका। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कोई रिपल्सन का सवाल ही नहीं है, उस समय तो एनर्जी लेवल सबका कैसा रहेगा समान रहेगा। समझ में आई मैडम बात? जैसे पहली कक्षा है, आप इसको आप वाऊ से मत जोड़ो नहीं तो कंफ्यूज हो गए। Li+2 बोलो। हाँ एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों 1s1 में? हाँ सुनो मेरी बात, अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात नहीं कर रहा, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात नहीं कर रहे, हम ये कहेंगे जैसे Li+2 आयन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रहना है। अब ठीक है सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को रहना है तो ये थोड़ी है कि उसके अंदर कक्षाएं नहीं होंगी, कक्षाएं तो इनफाइनाइट होती है। हाइड्रोजन परमाणु में आप क्या सोचते हो एक ही कक्षा है, एक कक्षा थोड़ी है, हाइड्रोजन में तो अनंत कक्षाएं। आपको ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन परमाणु में 1s ही है? किसने कहा? हमें तो पहले ही पता है, ये तो पुरानी मॉडल्स है जो कहती है कि साहब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। आजकल तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, वो तो कहता है इलेक्ट्रॉन वेव है, और वेव कोई कक्षा में तो थोड़ी चक्कर लगाएगी, वो तो कहीं भी जा सकती है। तो होता क्या है, जैसे अपने दिमाग में आता है ना वो बात सही है, इलेक्ट्रॉन हम 1s में भर देंगे, मान ली आपकी बात, लेकिन यहाँ पहली कक्षा के अलावा इसके अंदर दूसरी कक्षा भी है, वो बात अलग है, खाली पड़ी हुई है। तीसरी कक्षा भी है, चौथी कक्षा भी है, पांचवी कक्षा भी है। अब तीसरी कक्षा में वो ये कह रहा है एस भी है, पी भी है और टी भी है, तो तीनों की एनर्जी बराबर है। दूसरी कक्षा में एस भी है और पी भी है, तो दोनों की एनर्जी बराबर है। वो कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो फिर अपन को पता है एनर्जी लेवल बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाता है? रिपल्सन। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज बेटा इतना ही लेंगे, क्योंकि वो नहीं तो फिर वो मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा। आज इसको सही करवाता हूँ।